एक ऐसा किडनैपिंग केस जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस हो, सेना हो या सरकार, सब हरकत में आ गए। हालात ऐसे बने कि खुद प्रधानमंत्री तक इस केस की जानकारी पल पल ले रहे थे और 5 दशक बाद उस केस पर एक वेब सीरीज बना दी गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उस शाम में क्या हुआ था? कैसे मुंबई से आए 2 अपराधी भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में बदल दिए गए? कैसे पुलिस की मामूली सी चूक ने 2 मासूम जिंदगियां छीन ली और कैसे उनकी गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक का हर पड़ाव भारतीय क्रिमिनल हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। आज के एपिसोड में खोलेंगे रंगा बिल्ला केस की पूरी फाइल, वो अपहरण, वो तलाश, वो गिरफ्तारी, वो अदालत की कार्रवाई और वो फांसी जब 2 घंटे फंदे में लटकने के बाद भी नहीं निकली जान। इसके बारे में आज भी कई अनसुने किस्से हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा हमारा शो दास्तान। 26 अगस्त 1978 की शाम नई दिल्ली के धौला कुआं स्थित अफसरों की कॉलोनी से 2 बच्चे संसद मार्ग पर ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो की तरफ निकले थे। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल थी। वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसके भाई संजय की उम्र 14 साल थी। वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। दोनों युवावाणी यानी युवाओं की आवाज नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे जो रात 8 बजे प्रसारित होने वाला था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनके पिता नेवी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा रात 9 बजे उन्हें लेने आने वाले थे। गीता और संजय चोपड़ा के साथ उन कुछ घंटों में जो हुआ उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। पुलिस की विफलताओं को सबके सामने उजागर कर दिया और नई दिल्ली शहर पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया जो आज भी पूरी तरह मिट नहीं पाया। जो 2 अपराधी इस कहानी के केंद्र में हैं, वो 26 अगस्त की शाम से बहुत पहले से ही कानून की नजर में थे। जसबीर सिंह, जो बिल्ला नाम से जाना जाता है, 1970 के दशक के मध्य में बॉम्बे पुलिस की नजर में सायन कोलीवाड़ा इलाके के एक मामूली अपराधी के तौर पर आया था। धीरे धीरे वो धारवी के कुछ हिस्सों में आतंक का पर्याय बन गया। घरों में डकैती, पवई झील में के सुनसान इलाकों में युवा जोड़ों को परेशान करना, 2 मिडिल ईस्ट पर्यटकों की हत्या के मामले में वांटेड होना, ये उसकी थी पहचान। उसका स्वभाव बेहद अस्थिर था। वो अचानक हिंसा पर उतर आता था, ऐसी प्रवृत्ति जो उसके अपने साथियों को भी बेचैन कर देती थी। और दूसरा था कुलजीत सिंह, जो रंगा के नाम से जाना जाता था। बिल्ला के करीब के एक परिचित श्याम सिंह ने के जरिए इनकी मुलाकात हुई थी। श्याम खुद बिल्ला के व्यवहार से इस कदर भयभीत हुआ था कि उसने जब उन 2 मिडिल ईस्ट पर्यटकों की हत्या अपनी आंखों से देखी थी, उसने सोचा कि बिल्ला को एक युवा साथी की जरूरत है जो शायद उसे थोड़ा संभाल सके, और इसी सोच के तहत उसने दोनों को मिलवाया। करीब 6 फुट लंबा और मजबूत कद काठी वाला रंगा बिल्ला के मकसद के लिए एकदम मुफीद था। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनके शुरुआती अपराधों में एक बच्चे की फिरौती के लिए अगवा करने की कोशिश भी शामिल थी। एक ऐसी योजना जो विफल रही और जिसमें बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया गया। दोनों ने इस नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा, लेकिन साथ नहीं छूटा। 1978 की शुरुआत तक बॉम्बे पुलिस के पास इतनी खुफिया जानकारी जमा हो चुकी थी कि वो बिल्ला को एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा मानने लगी थी। उसी साल अप्रैल में उसे एक चोरी के मामले में गिरफ्तार कर बॉम्बे के क्राइम ब्रांच की इमारत पर रखा गया। वो इमारत किसी पिंजरे जैसी थी। हर मंजिल में लोहे की सलाखें और विचाराधीन कैदियों को अक्सर जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। फिर भी बिल्ला वहां से निकल गया। उसने अपना वक्त सोच समझ कर चुना। 1 मई 1978 महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस का वो दिन जब सीनियर अफसर पूरे शहर की सुरक्षा इंतजामों और सार्वजनिक रैलियों में उलझे थे। उसका भागना पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। उस पुलिस के लिए तो और भी थी जिसके आयुक्त का दफ्तर उस बिल्डिंग से कुछ ही कदम की दूरी पर था जहां से बिल्ला फरार हुआ था। बॉम्बे पुलिस ने जैसे ही दोनों आरोपियों के खिलाफ सक्रिय तलाश शुरू की तो बिल्ला और रंगा ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और दिल्ली जाने का मन बना लिया। दोनों में से कोई भी इससे पहले राजधानी नहीं गया था। वो एक अजनबी शहर में अनजान बनकर दाखिल हुए। शातिर इतने थे कि गाड़ियां चोरी करते और नकली नंबर प्लेट लगाकर उसमें घूमते और पकड़े जाने से बचने के लिए बार बार प्लेटें बदलते रहते। बॉम्बे पुलिस को अगस्त 1978 की हत्याओं से पहले ही पूरा यकीन था कि दोनों दिल्ली में हैं।
उसके अफसर तलाश के सिलसिले में 2 बार राजधानी का दौरा कर चुके थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उतनी आश्वस्त नहीं थी। बॉम्बे की टीम को जांच की मदद के लिए एक जीप और कुछ कांस्टेबल दिए गए, एक ऐसा इंतजाम जो ये बताता है कि दिल्ली पुलिस अपने समकक्षों की खुफिया जानकारी को कितनी कम अहमियत दे रही थी। एक अहम सुराग तब मिला जब दोनों का एक पुराना साथी जुगल नाम का व्यक्ति उनसे अलग होकर पुलिस से संपर्क किया और उसने पुष्टि किया कि दोनों दिल्ली में हैं, चोरी की गाड़ियों में घूम रहे हैं और बार-बार नंबर प्लेट बदल रहे हैं। उसकी दी गई जानकारी के आधार पर बॉम्बे पुलिस ने उस पेंटर का पता लगाया जिसने नकली नंबर प्लेट बनाई थी। उस पेंटर ने दोनों का हुलिया बताया। वो बॉम्बे के जांचकर्ताओं के पास पहले से मौजूद जानकारी से हूबहू मेल खाता था, लेकिन गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई। 26 अगस्त 1978 की शाम को रंगा और बिल्ला दोनों दिल्ली की सड़कों पर एक सरसों के रंग की फिएट कार में घूम रहे थे, जिसका नंबर था HRK 8390। एक चोरी की गाड़ी जिस पर नकली प्लेटें लगी थी, बाद में कबूलनामों में और अदालती दस्तावेजों में जो तस्वीर उभरी, उसके मुताबिक उनका इरादा किसी बच्चे का अपहरण करना और फिरौती मांगना और अगर जरूरत पड़े तो उसे मार डालना था। गोल डाक खाने के पास उनकी नजर गीता और संजय चोपड़ा पर पड़ी, जो AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो दफ्तर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बच्चों को लिफ्ट देने की पेशकश की। बाद में इसका पुख्ता दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मिलता है कि उन दोनों आरोपियों ने कार के दरवाजों के हैंडल पहले से ही ढीले कर दिए थे, ताकि जब बच्चे अंदर बैठकर दरवाजा बंद करें तो हैंडल नीचे गिर जाए। दोनों बच्चे जैसे ही कार में बैठे तो दोनों ने जबरदस्ती शुरू कर दी। इसके गवाह थे भगवान दास। स्कूटर पर जा रहे एक राहगीर भगवान दास ने देखा कि एक चलती गाड़ी में हाथापाई हो रही है। उसने देखा कि एक लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और एक लड़का दूसरे यात्री से लड़ रहा है। उसने गाड़ी का नंबर प्लेट नोट किया और शाम 6:44 पर पुलिस कंट्रोल रूम में को सूचना दी। कुछ ही देर बाद एक दूसरे राहगीर इंद्रजीत सिंह ने भी वही दृश्य देखा। उन्होंने उस गाड़ी का शंकर रोड तक पीछा किया, लेकिन लाल बत्ती के पार करने के बाद गाड़ी आंख से ओझल हो गई। उन्होंने शाम 7:40 पर कंट्रोल रूम को सूचना दी। बाद में जो रिकॉर्ड सामने आया उसके मुताबिक स्थानीय थानों ने जांच के लिए अफसर शाम 7:05 पर भेजा। पहली सूचना के 21 मिनट बाद कोई सामान्य अलर्ट जारी नहीं किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियां तैनात नहीं की गई। जब तक ये सब होता, बच्चों को दिल्ली के रिज इलाके की तरफ बुद्ध जयंती पार्क की ओर ले जाया जा चुका था, जहां उनकी हत्या होने वाली थी। वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा उस शाम बच्चों को लेने AIR स्टूडियो पहुंचे और पता चला कि वहां आए ही नहीं वो दोनों। वो पास के वेलिंगटन हॉस्पिटल, जो अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए। रात 10:15 पर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और बच्चों के लापता होने की सूचना दी। रात 11:30 पर उन्होंने फिर फोन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत को उस जानकारी से नहीं जोड़ा जो भगवान दास और इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट के रूप में पहले ही से कंट्रोल रूम पर पड़ी थी। इसके बाद 250 पुलिस कर्मियों की टीम ने बुद्ध पार्क जयंती की तलाशी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद एक चरवाहे को वहां लाशें मिली और ये उस जगह से 200 मीटर दूर थी जहां 250 पुलिसकर्मी तलाशी कर चुके थे। 14 साल के संजय के शव पर किए गए पोस्टमार्टम में 21 अलग अलग घाव पाए गए। गीता चोपड़ा की पोस्टमार्टम जांच पुलिस सर्जन भरत सिंह ने की, जिन्होंने अदालत में गवाही दी कि जब शव मिला तो वो पूरी तरह काफी सड़ गल चुका था और 2 दिनों से खुले में पड़े रहने के कारण उस पर कीड़े मकोड़े आ गए थे। उसके साथ हत्या से पहले यौन उत्पीड़न किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों में दर्ज है कि संजय की हत्या के बाद दोषियों ने उसकी बेबस बहन के कपड़े उतारने और उसके साथ बलात्कार करने में कोई संकोच नहीं किया। अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों की सोच शैतानी और क्रूर थी। हाई कोर्ट के आदेश में रंगा का कबूलनामा दर्ज है, जिसमें वो कहता है कि मैंने उसने लड़के पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बाह पर लगा। संजय ने चिल्लाकर गुहार लगाई कि उसे ना मारे। तब बिल्ला ने चाकू या कहें कृपाण छीन लिया उससे और 10 मिनट तक ताबड़तोड़ वार करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस बात का उल्लेख किया कि बच्चों ने
अपनी उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए हैरत अंगेज जुझारूपन के साथ पूरी आजमाइश के दौरान डटकर मुकाबला किया। कार में हुई हाथापाई में गीता ने बिल्ला के सिर पर एक वार किया था, जिससे एक ऐसा घाव बना जो बाद में उसके खिलाफ सबूत बना। हत्याओं के कुछ घंटे बाद ही बिल्ला और रंगा उसी कार से वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचे। बिल्ला ने ड्यूटी पर मौजूद अफसर को बताया कि अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। हॉस्पिटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर तैनात था, उसने उनका बयान लिया। उन्हें उस जगह ले जाया गया जहां कथित हमला हुआ था और फिर उन्हें जाने दिया गया। उनसे कहा गया कि अगले दिन वो जरूर आए, जो वो कभी नहीं आए। उस रात के अस्पताल के रिकॉर्ड और एक्सरे पर्ची पर मिले उंगलियों के निशान मुकदमे के दौरान बिल्ला के कबूलनामे की पुष्टि करने और उस रात उसके अस्पताल में मौजूद होने को साबित करने के अहम सबूत बने। वो फिएट कार 31 अगस्त को मजलिस पार्क इलाके में बरामद हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बिना उसमें मिले उंगलियों के निशान किसी संदिग्ध से नहीं जोड़ा जा सके थे। जिस राजनीतिक माहौल में ये सब घट रहा था, उसने जांच को और भी जटिल बना दिया और दबाव भरा बना दिया। मोरारजी देसाई सरकार, जो मुश्किल से 1 साल पुरानी थी, गठबंधन के तनाव से पहले ही कमजोर हो रही थी। शाह आयोग आपातकाल के दौरान हुई जातियों की जांच कर रहा था। अपहरण से कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का नाम यौन कांड में आया था। डकैत सुंदर की एनकाउंटर में हुई मौत ने कई पुलिस अफसरों को जांच के घेरे में खड़ा कर दिया था। कांग्रेस का छात्र संगठन चोपड़ा बच्चों के मामले में जवाब मांगते हुए रैलियां कर रहा था। एक ऐसी ही रैली में एक पत्थर उड़ा और उस समय के विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की नाक पर जा लगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दिल्ली पुलिस, जो एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रही थी, इस मामले को लेकर भी अंदर से बटी हुई थी। कुछ अफसर अपहरण की थ्योरी पर भरोसा कर रहे थे, कुछ इसे सुरेश राम विवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ को इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही थी। इन सब के बीच बॉम्बे पुलिस, जो कई राज्यों में बिल्ला और रंगा की खोज कर रही थी और जिसे अपराधियों की पहचान को लेकर सबसे ज्यादा यकीन था, अब भी दिल्ली में नाकाफी संसाधनों के साथ वो काम कर रही थी। बॉम्बे में एक पुलिस अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार राजू संथामन से संपर्क किया, जो क्राइम बीट कवर करते थे, और इन्होंने ही उसी साल बिल्ला के क्राइम ब्रांच की हिरासत से भागने की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। अफसर चाहता था कि आरोपियों की तस्वीरें अखबार में छपें। उसने बिल्ला एक तस्वीर दी और पूछा, क्या इंडियन एक्सप्रेस इसे छाप सकता है? अखबार ने वो तस्वीर अपने सभी संस्करणों में प्रकाशित की। कुछ दिनों बाद कालका मेल से सफर कर रहे कुछ सेना के जवानों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उस तस्वीर से मेल खाता था। उन्होंने वो तस्वीर एक स्थानीय हिंदी अखबार नवयुग में देखी थी, जिसने एक्सप्रेस से लिया था। उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया। 8 सितंबर 1978 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब वो सेना के कर्मियों के लिए आरक्षित एक डिब्बे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 शहरों की पुलिस को हफ्तों तक उलझाए रखने वाली मैनहट्टन खत्म हो गई। इसके बाद जो मुकदमा चला वो लगभग 4 साल तक जारी रहा। 16 नवंबर 1979 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को हत्या, अपहरण, गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाना, यौन उत्पीड़न की मंशा से महिला का अपहरण करने जैसी गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए जांच के बारे में एक तीखी टिप्पणी भी दर्ज की गई कि अगर 26 अगस्त की शाम पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की गई होती तो बच्चों की जानें बचाने की वास्तविक संभावना थी। रंगा और बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 21 अगस्त 1981 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने उनकी अपीलें खारिज कर दी और मौत की सजाएं बरकरार रखी। अपराध की प्रवृत्ति और अपराधियों के बारे में कोर्ट की टिप्पणी भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं दिखी। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 21 अगस्त 1981 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने उनकी अपीलें खारिज कर दी और मौत की सजाएं को बरकरार रखा। इस दरमियान कोर्ट ने एक स्पष्ट टिप्पणी की जिसे सुनकर हर कोई चौंक सकता था। उन्होंने लिखा कि उनकी अमानविकता पर यकीन करना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक संगठित समाज के अस्तित्व के लिए रंगा और बिल्ला जैसे लोगों का खात्मा जरूरी है, जो सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वो पेशेवर हत्यारे हैं और एक परिपक्व होते समाज के शालीनता के बदले मानकों के हिसाब से वो किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने राष्ट्रपति के सामने दया
याचिका दाखिल की। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें खारिज कर दिया। फांसी से एक हफ्ते पहले ही बिल्ला और रंगा को जेल के नंबर 3 में फांसी की कोठी में एकांतवास में रख दिया गया, जहां तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे थे। फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया था। फांसी की रस्सी बाजार से नहीं बल्कि बिहार के बक्सर जेल से खास तौर से बनाई गई थी। उसे लचीला बनाने के लिए मोम और मक्खन का लेप किया गया था। आखिर रात दोनों का व्यवहार एकदम अलग रहा। रंगा ने खाना खाया और सामान्य रूप से सोया, जबकि बिल्ला ने ना तो खाना खाया ना एक पल के लिए आंखें मूंदी। पूरी रात वो अपनी कोठरी में बड़बड़ाता और चक्कर लगाता रहा। सुबह 5 बजे दोनों को जगाया गया। रंगा नहाया, बिल्ला ने मना कर दिया। दोनों के चेहरे पर काले कपड़ों की थैली चढ़ाई गई। फांसी के वक्त बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक जोश में था। उसने ऊंचे स्वर में नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जेल अधीक्षक आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और लीवर खींच दिया गया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो बिल्ला मृत पाया गया, लेकिन रंगा की सांसें चल रही थी। उसकी लंबाई और फांसी के वक्त सांस रोकने के कारण मौत में देरी हुई। अंततः जेल कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। कह सकते हैं वो कुएं में कूदे और खींचकर उसकी जान निकाली। न बिल्ला के परिजन आए न रंगा के। दोनों का अंतिम संस्कार जेल प्रशासन ने ही किया। इस मामले ने भारतीय कानून पर ऐसे निशान छोड़े जो दशकों बाद भी नजर आते हैं। रंगा बिल्ला मुकदमे में जो दलीलें मानी गई वो उस कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गई जिसके जरिए अदालतें आगे चलकर दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत को लागू करती थी। पीड़ितों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उनके नाम पर 2 पुरस्कार स्थापित किए गए, संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार, जो हर साल 16 साल की कम उम्र के उन बच्चों को दिए जाते हैं जो असाधारण साहस का परिचय देते हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं रंगा बिल्ला की कहानी को, और कैसा लगा हमारा ये आज का एपिसोड, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।